देखिए बच्चे, व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, हमने सेंटर ऑफ मास पूरा कर लिया था ए टू जेड। सेंटर ऑफ मास में शायद ही हमने कोई टॉपिक छोड़ा था। ठीक है, आज हमें वो चैप्टर सेंटर ऑफ मास के आगे से करना है। देखिए बच्चे, सेंटर ऑफ मास के आगे से हमें चैप्टर पढ़ना है बच्चे आज। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इज द बोर्ड क्लियरली विजिबल टू यू चिल्ड्रन? ठीक है, रोटेशनल मोशन पार्ट 2। देखिए बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Moment of inertia is a scalar quantity. Its symbol is I. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity whose SI unit is kg meter square. Whose SI unit is kg meter square. बच्चे, inertia क्या होता है? Simple inertia. It is the ability of body to resist the change in state of motion. Yes. सिंपल कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुके रहना चाहती है, चल अगर 50 मीटर पर सेकंड चल रही है तो 50 मीटर पर सेकंड चलना चाहती है। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो। गो बस मोमेंट, चैप्टर का नाम क्या है? रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी अगर गोल घूम रही है तो गोल ही घूमना चाहती है, और कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुको रहना चाहती है, घूमना नहीं चाहती। अगर बॉडी रुकी हुई है तो रुके रहना चाहती है, और घूम रही है तो घूमते रहना चाहती है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इट इज अ बेसिकली इनर्शिया in rotational motion. It is measurement of inertia in rotational motion, या फिर it is the ability of body to resist the change in state of rotational motion. It is the ability of body to resist the change in state of motion. ठीक है, मतलब ये इनर्शिया ही है, बस रोटेशनल मोशन में। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही उस बॉडी को चलाना और रोकना दोनों काम करने मुश्किल होंगे। हायर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, tougher will be to bring that body first from rotational motion to rest, from rotational motion to rest, second from rest to rotational motion, from rest to रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे, ये डिपेंड किस किस पे करता है?
देखिए ये चीज, ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है। देखिए अगर ये कोई बॉडी है, सपोज ये कोई भी बॉडी है, एनी बॉडी, ये इस एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो ये बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़कर बनी होगी। लेट दिस टू बी m1, m2, m3, mn, having perpendicular distance from the axis of rotation be r1, r2, r3, rn, having perpendicular distance from the axis of rotation be r1, r2, r3, rn। तो I कितना आ जाएगा? I डिपेंड करता है मास और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर पर, m1 r1 स्क्वायर पर, m2 r2 स्क्वायर पर, m3 r3 स्क्वायर, जितने भी पार्टिकल है, I उन सबके mr स्क्वायर का सम है। I उन सबके mr स्क्वायर का सम है। m1 r1 स्क्वायर प्लस m, जितने ही पार्टिकल, हजारों, 5000, 1,00,000 हो, जितने ही पार्टिकल है उनका मास इनटू में डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसके चारों तरफ घूम रहा था, ठीक है। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, जितना r बड़ा हो, जितना r ज्यादा होगा, जितना r ज्यादा होगा उतना I ज्यादा आएगा। ग्रेटर R ग्रेटर I, greater R will correspond to greater I। जैसे आपने, मैं इसको आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं जो आपने डेली लाइफ में देखा है। आपने साइकिल का पहिया देखा है? साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया ऐसा होता है, उसके अंदर स्पोक होते हैं। पहले साइकिल और बाइक या टू व्हीलर सबके पहिए ऐसे ही आते थे। गाड़ी का तो शुरू से भरा हुआ आता था, लेकिन आजकल बाइक का पहिया कैसा आता है? एलॉय व्हील। ज्यादा से ज्यादा जगह घेरने की कोशिश करता है एलॉय व्हील। व्हाई इट इज सो? या गाड़ी का पहिया देखो, गाड़ी का जो पहिया होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, उसमें कहीं भी गैप नहीं होता। व्हाई इट इज सो? कि कार का पहिया और बाइक के या साइकिल के पहिए में अंतर है। ऐसा क्यों? कि बाइक का पहिया पूरा अंदर से भरा हुआ होता है, ट्रक का पहिया अंदर से भरा हुआ होता है, लेकिन जो साइकिल और बाइक का पहिया है उसमें स्पोक्स होते हैं। ऐसा इसलिए है बच्चे, ये वाला कंसेप्ट है, जितना R ज्यादा होगा उतना I ज्यादा होगा। जितना I ज्यादा होगा, ये वाली लाइन क्या कहती है? जितना I ज्यादा है उतना ही उस चीज को, अगर बॉडी चल रही है तो रोकना मुश्किल है, और रुकी हुई तो चलाना मुश्किल है। तो होता क्या है यहाँ पर, सपोज ये बाइक का पहिया है, इसके अंदर ही 50 पार्टिकल है, इसके अंदर 50 पार्टिकल है, लेकिन वो सारे दूर दूर है। सारे क्या है? दूर दूर, सारे के सारे R डिस्टेंस पर है। अगर इस गाड़ी के पहिए के अंदर ही 50 पार्टिकल है, तो इसमें 25 सरकमफ्रेंस पे कुछ अंदर भी होंगे। जो पार्टिकल अंदर है उनकी दूरी कम है। जो पार्टिकल अंदर होते हैं टायर के, जो आपकी जो डिस्क होती है उसके अंदर, टायर के अंदर जो पार्टिकल अंदर है उनका R लेस है। तो R किसके लिए लेस है? गाड़ी के लिए या साइकिल के लिए? R फॉर कार। कार में पार्टिकल पास पास भी होते हैं, सेंटर के। कार में सेंटर के पार्टिकल पास पास भी होते हैं, बाइक में सेंटर के पार्टिकल सारे के सारे बराबर दूरी पर होते हैं। तो यहां पर क्या है? R ऑफ कार छोटा होता है R ऑफ बाइक से या साइकिल से। R छोटा होने की वजह से I ऑफ कार छोटा होता है I ऑफ साइकिल से। जितना I छोटा होगा उतना उसे चलाना आसान होगा और रोकना भी आसान होगा। इसीलिए गाड़ी और ट्रक के पहियों अंदर से भरे हुए होते हैं, और साइकिल और बाइक को, क्योंकि आजकल बाइक में भी एलॉय व्हील आने लग गए हैं, इसीलिए ताकि R कम हो जाए। जितना R कम होगा उतना I कम होगा। I कम होगा तो I कम होने से उसे रेस्ट से रोटेशनल मोशन में ले जाना आसान हो जाएगा। जितना I ज्यादा होता है उतना ही उस बॉडी को मुश्किल होता है रोटेशनल मोशन में लाना। साइकिल चलाना मुश्किल है क्योंकि साइकिल के अंदर स्पोक्स होते हैं, तिल्लियां होती हैं, उसके अंदर वो खाली जगह नहीं होती, खाली जगह बहुत सारी है। जितने पार्टिकल पास पास होंगे
उतना उस चीज को चलाना घुमाना आसान है, रोकना आसान है। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ये बताता है कि किस चीज को चलाना घुमाना आसान है, किस चीज को रोकना मुश्किल। ठीक है, तो बच्चे सेकंड टॉपिक है आई के फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चे, आपके पास सपोज आपके पास बहुत सारे आपके पास पार्टिकल, सपोज 100 पार्टिकल है और एक मीटर लंबा डंडा है, 1 मीटर लंबा डंडा है। क्वेश्चन हमसे दिस इज अ 1 मीटर लॉन्ग स्टिक एंड इट इज मासलेस, इसका कोई वजन नहीं है, एज्यूम कर लो। इसमें कट होंगे 0 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 48 का, 49 का, 50 का, 51, 52, 98, 99, 100। ऐसे में 100 सेंटीमीटर तक कट होंगे। जितने सेंटीमीटर का कट है उसमें उतने ग्राम का मास रखा है। 1 सेंटीमीटर वाले पे 1 ग्राम का मास रखा है, 2 सेंटीमीटर वाले पे 2 ग्राम का मास रखा है, 3 सेंटीमीटर वाले पे 3 ग्राम का, सो ऑन। यहाँ पर 98 सेंटीमीटर वाले पे 98 ग्राम का, 99 ग्राम का, तो यहाँ पर 100 ग्राम का। बताओ आई कितना है? अब ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसका गणित होगी। गणित में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपके पास 3 फॉर्मूले आते हैं, 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स। ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। ऐसे जितने मर्जी स्क्वायर ऐड कर लीजिए, इन सबका आंसर आता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और अगर आपके पास हो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू डॉट 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 n का क्यूब, इसका होता है, हाँ अरे तो बता तो रहा हूँ फॉर्मूले, इसमें क्या दिक्कत है? मैथ में है, पढ़ी या नहीं पढ़ी? 1 + 2 + 3 अप टू n टाइम्स का सम होता है n। जैसे आपके पास आपको सम निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आपको पता है 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसका सम 15 आएगा। आप फॉर्मूले से निकाल के देखो कितनी टर्म्स है, 5 इंटू 5 और 1 6/2, 15। तो अगर 50 टर्म हुई तो इस फॉर्मूले से निकालना आसान है, 100 टर्म हुई तो इस तरीके से निकालना आसान है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एडिशन करने के लिए। ठीक है, अगर आपको 1000 टर्म ऐड करनी है तो आप 1000 इंटू 1001/2 वो आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालो कि इसका आई कितना है। अरे ये यहाँ इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन का बताना बहुत जरूरी है, कभी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना है। पहले केस में मान के चल रहा हूँ रॉड इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, मतलब ये सपोज मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रॉड है, ये रॉड ऐसे इसके चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पढ़ा मेजर करो। अरे यार
हाँ बच्चे। डन। मेन आंसर आ गया बच्चे। दयान, नमन, करते रहे हो, आंसर क्या रहे हो ये तो बताओ। 100 मास है ना, 1 सेंटीमीटर में 1 ग्राम का है, 2 सेंटीमीटर 2 ग्राम का है, 100 मास है तो आपको 100 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई आ जाएगा बच्चे M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू M99 R99 का स्क्वायर प्लस M100 R100 का स्क्वायर। M1 वाले का मास 1 ग्राम, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यहाँ से जो डिस्टेंस। हाँ बच्चे आ रही है। हाँ आ रही है बच्चे। शाबाश, क्यूब वाली एंट्री लगेगी। हाँ, यहाँ पर M1 वाले का मास 1 ग्राम, इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, जैसे 2 ग्राम वाले का मास 2 ग्राम, इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस कितना है बच्चे 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 2 का स्क्वायर अप टू 99 इंटू में 99 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू में 100 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 99 का क्यूब प्लस 100 का क्यूब, ये हो जाए। इसका आइडेंटिटी क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 इंटू में 101/2 का होल स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा इतने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी से लेवल का हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर ट्रिकी करना हो, जो आपका एचसी वर्मा का 6वां या 7वां क्वेश्चन है, उसने एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ से हटाकर उसने कहा है, अब एचसी वर्मा में इस क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल कर दिया गया है। उसने क्या कहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ पहुंचा दिया 50 वाले सेंटीमीटर में। मतलब अब ये पेन ऐसे घूम रहा है, अपनी एक्स एक्सिस है, इसके चारों तरफ ऐसे से घूम रहा है। ठीक है, तो अब ये जो रॉड घूम रही थी, अभी तो कॉर्नर के लॉन्ग घूम रही थी, अगर कॉर्नर को छेद ना करके यहाँ पर छेद कर दूंगा, तो ये ऐसे नीचे भाग जाएगी, तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के चारों तरफ रॉड घूम रही है ऐसे। बस दिक्कत क्या है, आर की वैल्यू, अभी हम आर यहाँ से नाप रहे थे क्योंकि वो यहाँ से घूम रहा था। अब आर की वैल्यू, जैसे ये 1 ग्राम वाला पार्टिकल है, इसके आर की दूरी कितनी हो जाएगी, F49। ठीक है, 50 से एक वाले कट की दूरी कितनी रहेगी 49, 50 से 2 वाले कट की दूरी कितनी रहेगी 48। तो आपको अब जो दूरी नापनी है वो 50 से नापनी है। क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना आसान, लेकिन कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है इसकी। जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी वही इसकी कैलकुलेशन कर पाएगा, इन्हें फार जुगाड़ लगेगा, जुगाड़। फॉर्मूला यही लगेगा नॉर्मल। हाँ, पानी पीने का भी है।
देखो आइडेंटिटी लगेगी नहीं, आपको देखो हिसाब किताब देखो। हाँ बच्चे बहुत सही जा रहे हैं, वही करना है जो तुम कह रहे थे। 48 का स्क्वायर को, हाँ वही करना है, 48 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, है ना। 98 प्लस 200, हाँ ये यही करना है बिल्कुल। देखो बच्चे, इसमें क्या करोगे, 1 इंटू 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48 का स्क्वायर प्लस बीच में 48 वाला पार्टिकल भी होगा, सारे देखो इसमें, M48 R48 का स्क्वायर, M49 R49 का स्क्वायर, M50 R50 का स्क्वायर, M51 R51 का स्क्वायर, M52 R52 का स्क्वायर, M98 R98 का स्क्वायर, M99 R99 का स्क्वायर, M100 R100 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चे। इसमें क्या है, तो ये आ जाएगा बच्चे, M1 1 ग्राम का कितनी दूरी पर है, 49 की, प्लस M2 2 ग्राम का कितनी दूरी पर, 48 की, 48 वाला कितनी दूरी पर है, दो की, 49 वाला एक की, 50 वाला जीरो की, ये तो इसी पॉइंट पर आ रहा है, इसी लाइन पर। 50 वाला जीरो का, 51 वाला अगेन वन का, 51 वाले का डिस्टेंस कितना है बच्चे, 1 सेंटीमीटर। 51 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 52 इंटू टू का स्क्वायर डॉट 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 98 इंटू 98 वाले की दूरी कितनी होगी बच्चे, 48। 50 से 98 की दूरी कितनी आ जाएगी, 48 का स्क्वायर प्लस 99 इंटू 49 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू में 50 का स्क्वायर। अब इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन आप ये देखो, यहाँ पर 49 का स्क्वायर था, सेकंड लास्ट टर्म में भी 49 का स्क्वायर है, दोनों में से 49 का स्क्वायर कॉमन लगा लीजिए, तो 1 प्लस 99। अगली टर्म में देखिए, अगली टर्म में यहाँ पर 48 का स्क्वायर है, यहाँ पर 48 का स्क्वायर है, दोनों में से 48 का स्क्वायर कॉमन, 2 प्लस 98 है ना। लास्ट में क्या बचेगा, सारे आ जाएंगे। अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो लास्ट में 1 का स्क्वायर कॉमन है, 49 प्लस 51, क्या रह गया, केवल ये वाली टर्म। अलग से क्या रह जाएगा, केवल 100 इंटू 50 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू में 50 का स्क्वायर। अब आप देखो सब में 100 आएगा, ये 100 बन गया, ये 100 बन गया, ये 100 बन गया, सारे 100 बन गए। 100 को कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पर 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर डॉट 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 1 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, इसको अरेंज कर लीजिए। 100 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, 100 प्लस एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, अब तो कहां तक जा रहा है, 49 का स्क्वायर, तो ये वाली आ गई, प्लस में 50 का स्क्वायर जो था, साथ में 50 का स्क्वायर। इसमें सेकंड वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, तो आंसर आ जाएगा 100 इंटू में n आ गया 50, n प्लस वन 51, 2n प्लस वन 101 अपॉन में 6, इतने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, हाँ भाई।
हाँ भैया, 7 बच्चे आए, 6 बच्चे आए हैं, बस गगन नहीं 7 आए हैं। 6 बच्चे आए हैं। गगनदीप, हर्षुल, मयन, मोहित। मोहित, दीपांश के पेपर चल रहे हैं क्या? मानू, मोहित आपने जो बोला कुछ आवाज नहीं आई। यू आर नॉट ऑडिबल मोहित, आपके नेटवर्क में कुछ इशू है। ओके, एम आई ऑडिबल टू हर्षुल? मयन, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? मतलब मोहित जो बोल तो रहा था वो बेचारा अनम्यूट करके, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ पा रही। प्रणय, वाई यू आर जंप सो लेट? अच्छा, हाँ अच्छा। देखिए बच्चे, अब ये तो था इजी इजी तरीका की, अब अभी तक मैंने आपको खाली ये बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और क्यों पढ़ते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए पढ़ते हैं कि किस बॉडी को घुमाना आसान है, किस बॉडी को घुमाना मुश्किल है। आप जानते हो बॉल को घुमाना कितना आसान है ना? बॉल को घुमाना इसलिए आसान है क्योंकि इसका आई बहुत कम है। जिसका आई कम है उसका घुमाना आसान है, जिसका आई ज्यादा है उसको घुमाना मुश्किल है। बेसिकली हिंदी में बात है ये। और ये घुमानी चीज कौन डिपेंड करता है? आई। आई कैसे निकालते हैं वो हमें सीखना है। कुछों का याद करेंगे, कुछों का सीखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस से आई बहुत डिटेल में नहीं है। पहले तो बहुत डिटेल में आई आता था, अब आई की डिटेलिंग हमारे सिलेबस से कट गई है। ठीक है, देखिए बच्चे, अब हमारे सिलेबस, अब इसमें कुछ डेरिवेशन है। आप बताओ कराई हो या ना कराओ? डेरिवेशन में क्या है कि वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस से काट दिया, सारी सारी डेरिवेशन सिलेबस से काट दी है। आई की बहुत सारी डेरिवेशन है कि रिंग का वैल्यू एम आर स्क्वायर होता है, डिस्क का जो भी वैल्यू होते हैं आई की। ठीक है, वो सारी हम एक तो मैं आपको ड्राइव करके दिखा देता हूँ, थोड़ी आसान वाली। मुश्किल वाली नहीं रहने दूंगा, मुश्किल वाले के फॉर्मूले बता दूंगा, क्योंकि सारी डेरिवेशन हमारे सिलेबस से कट चुके हैं इस बार। तो देखिए बच्चे, पहला निकालो। एक आई का जनरल फॉर्मूला होता है। आई का जो जनरल फॉर्मूला हो गया बच्चे, वो हो गया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। एम आर स्क्वायर है ना? एम आर स्क्वायर है ना? तो एम एक्स एम आर स्क्वायर या आर स्क्वायर डीएम लिख लो। इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम। आर इज द डिस्टेंस ऑफ डीएम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर इज डिस्टेंस ऑफ डीएम from axis of rotation. R is distance of dm from axis of rotation. बच्चे देखिए, पहले हेडिंग डालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through center, passing through center and perpendicular to it. आपके पास एक रिंग है, ये दिस इज अ रिंग। ठीक है, ये एक एक्सिस है, इसकी सेंटर एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है। ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ये आ गया। एक रिंग ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये रिंग जो है इसकी चारों तरफ ऐसे घूम रही है।
नहीं है। आप कड़े को हाथ में घुमा रहे हो, कड़े को हाथ में घुमा रहे हो, सेंट्रल एक्सिस कौन हो गया, हाथ, उसके चारों तरफ कड़ा घूम रहा है। आपने बॉल को ऐसा घुमा दिया, कड़े को ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे लिया, ऐसे ऐसे, जैसे बच्चे टायर नहीं घुमाते डंडा मार मार के, ये टायर ऐसे घूमता 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 चला जाता है आगे की तरफ। तो ये भी अपनी एक्सिस के अलॉन्ग इस एक्सिस की चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका आई कितना होगा? देखिए बच्चे, ये सपोज आपके पास एक रिंग है, ये एक एक्सिस है जो इसकी सेंटर से पास कर रही है, मतलब आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम लाइक दिस। ये ऐसे था ना, इसको ऐसे बना लिया, ये इसकी सेंटर वाली एक्सिस है। इस रिंग का मास m है, रिंग का रेडियस r है, ठीक है। व्हाट यू डू, आप रिंग के ऊपर, हमें फॉर्मूला लगाना है ये वाला, आप रिंग के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा मान लो dm मास का, एक छोटा सा हिस्सा मान लो dm मास का। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से r क्या था, डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ जो स्मॉल r है वो रेडियस के इक्वल है, तो आई इक्वल टू लगा दिया आपने, जनरल फॉर्म लगाया आर स्क्वायर dm, इंटीग्रल ऑफ आर कितना था इसका, रेडियस के बराबर। आई किसके, आर किसके इक्वल है बच्चे, रेडियस के, आर स्क्वायर dm, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, इंटीग्रल ऑफ dm। इस dm का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चे, पूरा मास। इस dm छोटे से मास का इंटीग्रेशन करूंगा तो बच्चे पूरा मास आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dm इज m, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। आई इज इक्वल टू आएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये डिस्क होता, जैसे किशन जी का चक्र घूम रहा है, पूरा भरा हुआ होता है अंदर से खाली होता है, देखो रिंग जो होती है बीच में तो बिल्कुल खाली, कड़ा बिल्कुल बीच में से खाली होता है ना, कड़ा बीच में से बिल्कुल खाली है, वो हो गई रिंग। साइकिल का टायर बीच में से पूरा भरा, गाड़ी का टायर बीच में से बिल्कुल भरा हुआ होता है, वो हो गया डिस्क। रिंग और डिस्क में जमीन आसमान का अंतर है। किशन जी का जो चक्र गोल गोल घूम रहा है वो डिस्क है। डिस्क को घुमाना और रोकना आसान होता है, क्योंकि डिस्क जो है तो डिस्क का आई कम होता है। अब वो हमें निकाल लें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब अगली हेडिंग है, ये तो रिंग का था, ये नोट हो जाए तो मैं कर रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about an axis passing through center and perpendicular to it. Moment of inertia of disk about an axis passing through center and perpendicular to it. नहीं, डीएम मानेंगे छोटा सा। देखो इसमें क्या है, यूनिट नहीं, यूनिट मैं बताता हूँ ना कैसे करना है। देखो ये डिस्क अंदर से भरी हुई होती है बिल्कुल, ये डिस्क होती है वो बिल्कुल भरी हुई होती है, ठीक है। इसमें हर जगह मास है, इस पूरे का मास एम है, रेडियस आर है, पूरे का।
अब यहाँ पर आपने क्या किया, आर डिस्टेंस दूर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस दूर एक छोटे रेडियस की एक पत्ती मानिए, आर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस दूर आपने एक पत्ती अज्यूम कर ली जिसकी थिकनेस डी आर, जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। इसका मास कितना है, डीएम। इस पत्ती का मास कितना माना है आपने, डीएम। ये तो कर सकता हूं, ठीक है। अब आप लगाओ आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम। यहाँ पर डीएम वेरिएबल है क्योंकि मास में जितनी दूर मांगो सबसे अलग अलग होगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम, पहले डीएम हटाओ। यहाँ पर दो वेरिएबल है आर और डीएम, दोनों इंटीग्रेट नहीं हो सकते। जब तक इक्वेशन में एक वेरिएबल नहीं है तब तक इंटीग्रेट करना तुम नहीं जानोगे, क्योंकि डबल वेरिएबल का इंटीग्रेट हो जाता है लेकिन बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए उसमें, तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है अभी। तो हमें हमेशा क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में लाना होता है। हियर वी हैव टू वेरिएबल स्मॉल आर एंड डीएम, यस और नो। यहाँ पर डीएम भी नहीं पता, पहले वाले रिंग में तो क्या था, स्मॉल आर रेडियस के बराबर था, कैपिटल आर के बराबर, तो वो वेरिएबल हट गया। लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर भी वेरिएबल है और मास भी वेरिएबल है। इन दिस क्वेश्चन स्मॉल आर एंड मास बोथ आर वेरिएबल। In this question, small r and mass both are variable. ठीक है, स्मॉल आर, हाँ बोलो। हाँ तो रिंग की तरह कर लो इसे कि आप इस रिंग का निकालो फिर तो इंटीग्रेट करो, दोनों तरीके का आंसर आएगा। ये जो मैं ये हाँ रिंग मानिए, देखो या तो मैं रिंग का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूं, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डीएम आर स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। ये मैंने छोटी जो रिंग मानी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, रिंग का तो आंसर मुझे पता है, मास स्क्वायर होता है। अब देखो ये जो पूरा है ये डिस्क है, ये जो पूरी है डिस्क, लेकिन जो मैंने अज्यूम करी है वो रिंग अज्यूम करी है और रिंग का आंसर मुझे पता है। चलो मैं इसके इस लड़के की सोच के हिसाब से करता हूँ। तो रिंग का आंसर कितना होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक छोटी सी रिंग का जो आएगा वो आएगा डीएम आर आर स्क्वायर। तो बात तो वही बन रही है, तो आप सीधा फॉर्म लगाओ ना, आई इज ऑलवेज इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम। हाँ फिलहाल अब मेरे को यहाँ पर डीएम की वैल्यू पुट करनी है बेसिकली, देखो कैसे निकलेगी। अब आपको वैसे डीएम की वैल्यू पुट करनी है। आपने क्या किया, एक कागज है मेरे पास, कागज जब एक कागज लेके आते हैं, एक और करना है। उसमें वो आते हैं। देखिए दिस पेज इज मोर और लेस लाइक अ डिस्क। ये एक मैंने डिस्क टाइप पेज फाड़ा है ना। मैंने क्या एज्यूम किया है कि मैंने एक आर डिस्टेंस से डी आर थिकनेस की स्ट्रिप मानी है, फाड़ के निकाल लो। ये एज्यूम करा है मैंने उस डिस्क में से ये एज्यूम किया, ठीक है। आप अगर इसे फाड़ के निकालोगे और खोलोगे, मैंने इसे फाड़ा और खोला, अगर मैं इसे खोलूंगा तो देखो ये रेक्टेंगल टाइप शेप बनेगी, ये रेक्टेंगल हिस्सा बन गया, ये रेक्टेंगल हिस्सा बनेगा, आया ना। ये पूरा एक रेक्टेंगल टाइप शेप बन जाएगी। अगर मैं खोल के सीधा करूंगा तो ये रेक्टेंगल टाइप शेप बन जाएगी, ठीक है।
तो आप इसकी रेक्टेंगल की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई। ये मैं इसी को खोल के बना रहा हूँ, 2 पाई। मोटाई कितनी होगी, डी आर। अब आपको थोड़ी इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया कितना आ गया बच्चे, इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई आर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 पाई आर डी आर। हालांकि मैं सर्कल पाई आर स्क्वायर से भी निकाल सकता था, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसका एरिया निकालो पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस है पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो, उसमें कैलकुलेशन आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 पाई आर डी आर। अब आप देखो, पहले मुझे पहला काम है डीएम की वैल्यू निकालनी, कि छोटे से स्ट्रिप का मास कितना है। तो आपने बुद्धि मारी कि जो पाई आर पूरे पूरे जो डिस्क का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर एरिया हैज मास कैपिटल एन। पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना है, कैपिटल एन। 1 यूनिट एरिया हैज मास, इस छोटे वाले का एरिया कितना था, डी ए, 2 पाई आर डी आर। जो मैंने रिंग का एरिया निकालना है, तो 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर एरिया हैज मास m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। ये आ जाएगा उससे m बाय आर स्क्वायर आर डी आर। यही, और ये इस स्ट्रिप का जो मास था, इस एरिया का जो मास था, उसी को मैंने क्या माना है, डीएम। यानी कि ये जो है, ये मेरा डीएम का वैल्यू आ गया। मैंने क्या किया, पहले इस स्ट्रिप का जो शेडेड वाली स्ट्रिप है उसका एरिया निकाला, फिर एरिया से मास निकाला। ठीक है, और इसी स्ट्रिप का एरिया क्या था, मास, डीएम। पुट इन 1, इस डीएम को 1 में पुट कर दीजिए, तो आई आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर, डीएम कितने है, 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर, 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर। तो यहां से 2m बाय आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल में बचेगा आर क्यूब डी आर, इंटीग्रल में बचेगा आर क्यूब डी आर। लिमिट इस डी आर की वैल्यू देखो, इस गैप की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, रेडियस 0, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, कैपिटल आर। इस डी आर की स्टार्टिंग लिमिट कहां से कर सकता था, 0 से, और फाइनल लिमिट कहां तक जा सकता था, रेडियस तक। तो इसकी लिमिट है 0 टू कैपिटल आर। आर क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रल, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये आ जाएगा, आपको पता है बच्चे, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहां पर आ जाएगा 2m बाय आर स्क्वायर, यहां पर जो आई आएगा, ये आ जाएगा 2m बाय आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ, 2m बाय आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ, यहां पर बन जाएगा आर की पावर 4 अपॉन में 4, 3 प्लस 1 4, ये कट गया। लिमिट 0 टू कैपिटल आर, m बाय 2 आर स्क्वायर आ गया, आर की पावर 4, लिमिट 0 टू कैपिटल आर, m बाय 2 आर, आर की पावर 4 माइनस 0। ठीक है, ये बचेगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ये आंसर है। तो आपने देखा, रिंग का एम आर स्क्वायर था, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2, मतलब डिस्क को चलाना और रोकना ज्यादा आसान है। जिसका आई छोटा, उसको रोकना और चलाना मुश्किल, बट आसान है। जिसका आई बड़ा, उसको रोकना और चलाना मुश्किल है। तो डिस्क को रोकना या चलाना आसान होता है रिंग के कंपैरिजन में। किसी को कोई डाउट है तो बोलो बच्चे।
सर्कल का भाई, रिंग और डिस्क तो सर्कुलर होते हैं। नहीं अभी रॉड ही मानेंगे, सब कुछ कोई भी शेप आ सकती है, स्लेंडर स्फेयर कुछ भी। अभी तो मैंने कहा डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा सबकी, जो जो पेपर में बाय चांस पूछ सकता है वो बताऊंगा। फॉर्मूले सबके लिखवाऊंगा, फॉर्मूले। देखो बच्चे, ये नोट हो गया सबका। बच्चे नोट हो गया सबका, यस और नो? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चे। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रॉड मतलब वन डायमेंशनल, बहुत ही पतली है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through center and perpendicular to it। मतलब आप ये समझिए कि आपके पास पहले एक रॉड थी जहां पर मास रखे थे आपने। मैंने कहा था रॉड मास लेते, अगर रॉड का ही मास होगा फिर क्या करते? रॉड का भी तो आई जोड़ना पड़ता। मैंने कहा रॉड मास नहीं है तो आपने m1r1 m2r2 कर दिया। अगर रॉड का भी मास होता फिर कैसे करते? मतलब अगर आपके पास एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ, आप ये पेन घुमाते रहते हैं बच्चे, ऐसे ऐसे तो नहीं, कैसे कैसे मार मार घुमाते हैं ना, ये पेन घूम रहा है, ठीक है, ये पेन घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट, कैसे निकालेंगे बच्चे? देखिए, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट, तो आपने क्या किया, वही r डिस्टेंस पर dm मास dr थिकनेस की एक स्ट्रिप मान ली जिसका मास कितना है dm, और फॉर्मूला लगा दिया I का, इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm। I का फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm। हाँ, मतलब इसकी ब्रैकेट नहीं लेनी, ये भी तो हो सकती थी रॉड की लेंथ है, ये स्क्वायर शीट हो जाती, है ना। रॉड मतलब आपको रेडियस भी नहीं मानना, अगर सिलेंड्रिकल रॉड है तो रेडियस को 0 मानना। क्यों, लेंथ तो होती है, एज्यूम नियरली 0 है, तब बात कर रहे हैं, ठीक है। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm। r, अब देखो l यूनिट लॉन्ग वायर, l यूनिट लॉन्ग रॉड, इसका मास हैज मास कैपिटल M। 1 यूनिट लॉन्ग रॉड, इसका मास कितना हो जाएगा m/l। dr यूनिट लॉन्ग रॉड, इसका मास कितना हो जाएगा m/l इंटू में dr, m/l इंटू में dr। और dr का जो मास है वही मैंने क्या माना dm, तो इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm की जगह पुट कर दिया m/l dr, m/l बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dr। r की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी?
आर पीछे भी जा सकता था, आगे भी जा सकता है। क्या कह रहे थे बच्चे? पूरी रॉड की लेंथ एल थी और इसका मास कितना था? एम। एल यूनिट लॉन्ग का मास था एम। एक यूनिट लॉन्ग रॉड का एम बाय एल हो गया मास। इसकी लंबाई कितनी है? डी आर। डी आर यूनिट लॉन्ग रॉड का मास कितना हो जाएगा? एम बाय एल इंटू डी आर। और जो डी आर का मास है उसी को मैंने डीएम माना है। तो इस पुट इन वन। इसके बाद में यहाँ चला गया, इसके बाद वापस यहाँ आ गया, पुट इन वन। पहले ये लिखा, इसके बाद यहाँ चला गया क्योंकि डीएम का वैल्यू चाहिए था। उसके बाद वापस यहाँ आ गया, पुट इन वन करके ये इक्वेशन आ गई। आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू। जितना पीछे उतना आगे। ये टोटल लेंथ एल है ना, तो ये जीरो है। ये जो सिर्फ मान सकता था मैं माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू, तो कहीं मान सकता था। तो इसकी जो रेंज आएगी, लिमिट आएगी, माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू तक आएगी। एम बाय एल आर क्यूब बाय थ्री, माइनस एल बाय टू से एल बाय टू, एम बाय थ्री एल। थ्री तो बाहर आ गया। एल बाय टू का क्यू अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, माइनस एल बाय टू का क्यू। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये आ जाएगा एम बाय थ्री एल इंटू में एल क्यूब बाय एट प्लस एल क्यूब बाय एट, एम एल स्क्वायर बाय थ्री आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे। दैट्स द आंसर। एम एल स्क्वायर बाय 12 आंसर आ जाएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको किस ग्रुप पे दे दूँ?